नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, ये भी उम्मीद करता हूं कि अब तक हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं उन्हें आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से उनका रिवीजन भी किया होगा। कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आज उसमें कंटेंट का इशू नहीं है। आज इशू है कि जो कंटेंट हमारे पास है, क्या हमने उस पर कमांड इस्टेब्लिश की है, क्या हमने उसे 4 से 5 से 6 बार पढ़ा है? जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं, क्या उसका हर एक शब्द आपको याद है? अगर ये सारी चीज़ें हैं, तभी जाकर के साथियों आप मान के चलिए कि एक बहुत बेहतर चीज़ आप बना पाएँगे, एक बहुत बेहतर स्थिति में आप पहुँच पाएँगे एग्ज़ाम निकालने की। और जीके तो एक ऐसी चीज़ होता है ना कि जो भूलने के लिए ही बना है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो? बात बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप इसको भूलते ही हैं, इसका नेचर है। मल्टीपल टाइम अगर आपने इसको रिवीजन नहीं किया, कम से कम 6 बार इसका रिवीजन होना चाहिए। क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले, क्लास खत्म होने के बाद इसका रिवीजन होना चाहिए, 10 दिनों के बाद रिवीजन होना चाहिए, 30 दिनों के बाद रिवीजन होना चाहिए, 90 दिनों के बाद रिवीजन होना चाहिए और आखिर में एग्जाम के कम से कम 15-20 दिन पहले रिवीजन होना चाहिए। तब जाकर के आप देखोगे कि इस पर कमांड आपकी इस्टेब्लिश हुई है। और जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमसीक्यू भी लगाना है और एमसीक्यू लगाने के साथ साथ एक काम और आपको करना है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उत्तर लेखन भी करो, रेगुलर बेसिस पर आंसर राइटिंग भी करो। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। तो उम्मीद है कि ये सारे काम आप सभी लोग कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो साथियों, अब हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, एंशंट इंडियन हिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया तरीके की पीपीटी है, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। और आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। आज हम गुप्त एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली 2 कक्षा या 3 कक्षा में हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ना है। क्योंकि गुप्त साम्राज्य में एक तो प्रशासक बहुत सारे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कला, विज्ञान, साहित्य, इनका बहुत विकास हुआ है। आपने बचपन से एक बात पढ़ी होगी कि जो गुप्त काल है उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग उसकी सैन्य और प्रशासन की वजह से नहीं कहा जाता। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण। इट इज कॉल्ड क्लासिकल एज ऑफ इंडिया बिकॉज इट विटनेस्ड immense development in the field of art, आर्किटेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर। तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। वहाँ से कौन कौन से महान विद्वान हुए, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं, किस तरह की साइंटिफिक डिस्कवरी इस समय देखने के लिए मिलती है। तो अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और अगेन आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस लगाना ही है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। देखो, आज की क्लास में जो हमें कंप्लीट करना है, एक तो सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, और सामान्य परिचय के बाद साथियों हमें प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना है, मेजर रूलर्स के बारे में पढ़ना है। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक होगा। ठीक, इसके बाद हम प्रशासन डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ये दो हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा। और तीसरी क्लास में हम समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हमारी चौथी क्लास का टॉपिक होगा, तीसरी क्लास का टॉपिक होगा। तो एक में ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक क्लास में ये दो, और एक क्लास में ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। और तब जाकर के एक बढ़िया तरीके से हम गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट कर पाएंगे, गुप्त एम्पायर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वही है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, लेकिन सारे डिमेंशंस कवर करते हुए, सारे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। चीज़ों को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है साथियों। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना। एक मैप से हम शुरुआत करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जिस साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने अब तक दो साम्राज्यों के बारे में बात की है। एक हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और आपने देखा था कि कितने बड़े पैमाने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को फैला करके रखा था।
ठीक इसी तरह हमने कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, हमने सातवाहन साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा था, और अब हम प्राचीन भारत के अंतिम साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्त साम्राज्य। इनका शासन भी बहुत बड़े क्षेत्र पर रहा है। हम ये तो नहीं देख पाएंगे कि तक्षशिला या फिर हम अफगानिस्तान तक पहुंच गए, पर चेनाब, सिंधु, इन क्षेत्रों में शासन रहा है। उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। जब गुप्त साम्राज्य यहाँ शासन कर रहा था, उसी समय दक्षिण की तरफ आपको वाकाटक देखने मिलेंगे, जिनकी रामगिरी एक प्रमुख इनका क्षेत्र था, और यहाँ शक देखने मिलेंगे, जिनको पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है, उज्जैन। गुप्त जो है वो अंततः शकों को हरा देंगे, और शकों को हराने के बाद ये जो एरिया है ये भी गुप्तों के शासन में आ जाएगा। तो ये पूरा इलाका, विदिशा, यहाँ प्रयाग, पाटलिपुत्र, अयोध्या, साकेत, मथुरा, यहाँ से ये वल्लभी, उज्जैन, ये सब मिल जाएगा। वाकाटक के साथ चूंकि गुप्त राजाओं के बहुत अच्छे संबंध थे, वाकाटक के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो वहां पर भी हमें यही बात देखने मिलेगी कि दे विल शेयर वेरी गुड रिलेशंस विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंधों को साझा करेंगे। ठीक है जी, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, गुप्त वंश की जो शासन अवधि रही है वो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रही है। 275 एडी से 550 एडी रही है। अब पूरा काम ईस्वी में रहेगा, लेकिन कई किताबों में लिखा रहता है कि 319 से या 300 से 550। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। इसके जो संस्थापक, ये माना जाता है कि कुषाणों के सामंत थे, और मुख्य रूप से इनकी उत्पत्ति कौसाम्बी वाले क्षेत्र में हुई है। संस्थापक का नाम महाराज श्रीगुप्त था, जिन्हें जिन्हें आदि पुरुष कहा गया है। साथियों, महाराज श्रीगुप्त हैं, जिन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया है। श्रीगुप्त के बेटे का जो नाम था साथियों, इनके बेटे का नाम घटोत्कच था, जो एक और महान राजा हुए। और इसके बाद फिर हमें वास्तविक शासक देखने के लिए मिलते हैं। इनका चिन्ह गरुण है, जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुण, वो गुप्त साम्राज्य का चिन्ह रहा है। इन्हें इस गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ। मैक्स मूलर ने इसे साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा, और इसे भारत का पैराक्लीज युग भी कहा जाता है, पेरिक्लीनियन एज ऑफ इंडिया। पैराक्लीज जो युग है, इसका संबंध रोम से है। रोम में जो समृद्धि का काल रहा, उसे पैराक्लीज युग कहा जाता है। तो रोम से जब भारत की तुलना की गई, तो गुप्त काल की अवधि को भारत का पैराक्लीज युग कहा गया। तो यहां से हमें कुछ बेसिक बातें क्लियर होती हैं। नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता है गुप्त वंश का। इनके बेटे का नाम था घटोत्कच। लेकिन साथियों, कई किताबें ये कहती हैं कि ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। तो घटोत्कच इनके बेटे का नाम था। तो घटोत्कच भी गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। घटोत्कच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द गुप्ता एम्पायर, दैट यू नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना कि कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया बिकॉज इट विटनेस्ड अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम प्रमुख शासकों की बात करते हैं। तो श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, ये वास्तविक संस्थापक माने जाएंगे, ये एक्चुअल फाउंडर माने जाएंगे। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाएगा। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही होगा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि धारण की थी, और इनके दरबार में नवरत्न थे। कुमारगुप्त, जो नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। स्कंदगुप्त, जिनके समय भारत पर पहली बार हूण आक्रमण हुआ, इन्होंने हूण को हरा दिया। और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। अंतिम शासक कौन है साथियों? विष्णुगुप्त। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण शासकों के नाम पता होने चाहिए। कई बार जब आप बेसिक एग्जाम देने जाते हैं तो सीधा सीधा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो श्रीगुप्त को गुप्त काल का आदि पुरुष कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त
प्रथम, भारत का पेरिक्लीज या भारत का स्वर्ण युग या साहित्य का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ये सब कुछ गुप्त वंश के लिए कहा जाता है, ये सब कुछ गुप्त एम्पायर के लिए कहा जाता है साथियों। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। चलिए अब ध्यान देते हैं और हम पहले पॉइंट पर आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। देखो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये 319 ईसा में राजा बनते हैं मौर्य काल के। अब यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अभी हमने आपसे एक बात कही थी कि गुप्त वंश की जब अवधि की बात आती है तो ये प्लीज आपको याद रखना है कि गुप्त वंश की अवधि कई जगह पर आपको गुप्त वंश की जो अवधि देखने मिलेगी वो 319 ईसा से 550 ईसा के बीच में देखने मिलेगी, जबकि इनकी जो शुरुआत होती है जैसा हमने अभी अभी देखा वो 275 ईसा से अर्थात 275 एडी से 550 एडी के बीच में है। तो सर हमें ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है? ऐसा हमें इसलिए देखने के लिए मिलता है कि 275 में यहाँ श्रीगुप्त का शासन था और श्रीगुप्ता के बाद घटोत्कच का शासन आया। इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, श्रीगुप्त के पास महाराज की उपाधि थी। जबकि 319 में जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनते हैं, in 319 when Chandragupta first became the ruler and so he was called the actual founder of Gupta dynasty. चंद्रगुप्त became the ruler, तो उन्हें कहा गया कि ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, अगली बातों पर आते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ही इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की और गुप्त शासकों में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सबसे पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, विवाह, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ये बड़ा फेमस है और ये इसलिए जरूरी है कि लिच्छवियों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे, पर विवाह की नीति के द्वारा कहीं ना कहीं जो लिच्छवी वाला क्षेत्र है वो भी इनके प्रभाव में आ गया था। तो वैवाहिक संबंधों की कूटनीति जो हमने मगध के एक राजा बिंदुसार के समय पढ़ी थी, जिसने बहुत अच्छे से विवाह की नीति को इम्प्लीमेंट किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी वही किया। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और लिच्छवियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया। साथियों, इन्होंने एक संवत शुरू किया था, गुप्त संवत, जो लगभग 319 या कई किताबों में 320 भी लिखा रहता है। जिस समय इनका राज्यरोहण हुआ, जिस समय इनका राज्य अभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ, ही स्टार्टेड अ न्यू संवत कॉल्ड गुप्ता संवत। अब याद कीजिए हम कितने संवत पढ़ चुके हैं। तो हमने विक्रम संवत की बात की है, हमने शक संवत की बात की है और अब जो तीसरा संवत हम पढ़ रहे हैं वो है गुप्ता संवत। इन सब के बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे अभी जो समय चल रहा है, अभी जो भी समय चल रहा है, इसमें आप 57 जोड़ दीजिए तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। अभी जो भी समय चल रहा है उसमें से 78 घटा दीजिए तो आपको शक संवत मिल जाएगा। तो इस तरह के संवत हमें, और अभी जो भी समय चल रहा है उसमें 319 घटा दीजिए तो आपको गुप्त संवत मिल जाएगा, क्योंकि ये बाद में शुरू हुए। कैलेंडर 0 से शुरू हुआ, शक संवत 78 में आया। ठीक है, गुप्त संवत 319 में आ रहा है, लेकिन विक्रम संवत पुराना है, वो 57 ईसा पूर्व का है, वो 57 बीसी का है साथियों, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, इनके समय स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत हुई जिन्हें दीनार कहा जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि गुप्त काल में भी सोने के सिक्के चलते थे। इवन हम ये पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन वर इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इन्हें दीनार कहा गया और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना। क्या क्या याद रखना है? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक नंबर 1, 319 में गुप्त संवत जारी किया,
कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी उनसे शादी की, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें दीनार कहा गया, गोल्ड क्वाइन इशू किए जिन्हें दीनार कहा गया, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उम्मीद है साथियों यहां तक क्लियर होगा। एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त महान, द ग्रेट समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गुप्त वंश की कमान संभाली थी और लगभग लगभग 375 ईस्वी तक ये शासन करता रहा। कुछ किताबों में डेट अलग है, डेट को लेकर के कंफ्यूजन है। लेकिन समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के रीजन में गुप्ता डायनेस्टी का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। यही कारण है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो उनकी किताब का नाम है, उसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। ये गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, ये गुप्त एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर हुआ है साथियों। तो आइए पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, चाहे वीणा बजाने वाले सिक्कों की बात हो, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये वहीं से ली गई है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के जारी किए उसमें से कुछ सिक्कों में समुद्रगुप्त को अंकित किया गया है जिसमें वो वीणा बजा रहा है। उसमें समुद्रगुप्त को इंस्क्राइब किया गया है जिसमें ही इज प्लेइंग वीणा। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस फोटो में। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्त एम्पायर। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी किताब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा है, द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। ऐसा इसलिए कि इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को, दक्षिणवर्त के 12 शासकों को, 18 आटविक राज्यों को और सीमांत राज्यों को हराया और बहुत बड़े पैमाने पर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे मैंने आपसे बताया कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ है, गुप्त एम्पायर का मैक्सिमम एक्सपेंशन इसी के समय हुआ है। आर्यवर्त का मतलब था उत्तर भारत के राज्य। आर्यवर्त शब्द का मतलब यहाँ यह है कि अगर आप मानचित्र के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पर 9 राज्य थे, उन 9 राज्यों को जीता और यहाँ के 12 राज्य थे, इनको जीता। और दोनों को जीतने के बाद उसने अलग अलग नीति अपनाई। जैसे ये जो 9 राज्य उसने उत्तर भारत के जीते, इनका विलय कर लिया, उसने विलय कर लिया, कंप्लीटली मर्ज कर लिया अपने शासन में। और ये जो 12 राज्य दक्षिण के थे, इन राज्यों को उसने जीता और फिर उनसे कहा कि आप हमें कर देते जाइएगा, लेकिन रूल यहाँ पर आप ही करें। उसने उसका विलय नहीं किया क्योंकि वो समझ सकता था कि इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि परिवहन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, संस्कृति की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो 12 राज्यों को जीत करके उनसे एक निश्चित कर राशि लेने के बाद उनको उनका राज्य वापस कर दिया। तो इसने आर्यवर्त के 9 राज्यों को जीता और दक्षिण वर्त के 12 राज्यों को जीता। नॉर्थ इंडिया के 9 स्टेट को कॉन्कर किया, साउथ इंडिया के 12 स्टेट को कॉन्कर किया। यही कारण है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। और ये सारी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के सारे विजय अभियानों की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है, कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए। देखो, प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली अशोक के द्वारा, अशोक का एक स्तंभ लेख है साथियों। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो अशोक का एक स्तंभ लेख है। इट इज अ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ये मूल रूप से अशोक ने कौशाम्बी में बनाया था। जो कौशाम्बी है यूपी में, वहां इसे बनाया था। बाद में अकबर, जो मुगल राजा हुआ, अकबर इसको इलाहाबाद लेकर के आया था या प्रयागराज लेकर के आया था। और चूंकि इसमें अशोक ने तो कुछ ही बातें लिखी थी, बाद में
समुद्रगुप्त, बाद में इसमें समुद्रगुप्त, कुछ समय के बाद इसमें थोड़ी सी जानकारी हमें जहांगीर की भी मिलती है, हमें जहांगीर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो समुद्रगुप्त के कवि और संधि विग्रहक थे। समुद्रगुप्त के कवि और संधि विग्रहक, संधि विग्रहक कौन होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। समुद्रगुप्त के कवि और संधि विग्रहक थे जिनका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने संस्कृत भाषा में, हरिसेन ने संस्कृत भाषा में चंपू शैली का प्रयोग करते हुए इसमें 20 पंक्तियां लिखी और उन 20 पंक्तियों में समुद्रगुप्त की पूरी विजय को दर्शाया गया है, समुद्रगुप्त के पूरे अभियानों को बताया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने जो विजय अभियान किए, समुद्रगुप्त ने जो एक्सपेंशन किया, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो समुद्रगुप्त के सभी अभियानों की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से अशोक ने बनवाया था कौशाम्बी में। फिर समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने उस पर जानकारी अंकित की, बाद में जहांगीर की भी इंफॉर्मेशन उसमें है, और अकबर उसको कौशाम्बी से प्रयागराज लेकर के आया था। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इसमें लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, उसका नाम ही प्रशस्ति रखा गया क्योंकि उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, तो नाम ही आया प्रयाग प्रशस्ति। उम्मीद है कि ये क्लियर रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति, ये है साथियों प्रयाग प्रशस्ति, और इसी में लिखा हुआ है, इसी में पूरी जानकारी अंकित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समुद्रगुप्त जो है, इन्होंने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। देखिए, उपाधि धारण करने का ट्रेंड तो भारत में शुरू हो ही गया था। जो गुप्त वंश के आदि पुरुष थे श्री गुप्त, उन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक इसी तरह समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां धारण की। उसमें तीन उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम पृथ्वी वीर की उपाधि, जिसे प्रथम पृथ्वा वीर कहा गया है कि पृथ्वी का प्रथम वीर। दूसरी परम भागवत की उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अश्वमेध कर्ता की उपाधि। ये तीन उपाधियां बेहद जरूरी हैं। प्रथम पृथ्वी वीर की उपाधि, अश्वमेध कर्ता की उपाधि, और साथ में परम भागवत की उपाधि। दो गुप्त शासक हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, एक समुद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त। इन दोनों ने ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं, दोनों ने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रमुख उपाधियों में परम भागवत की उपाधि है। ये पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, जो दिखाता है कि भागवत धर्म के प्रति गुप्त राजाओं का रुझान रहा है। ये दो बातें दिखाती हैं, एक तो उनका राजकीय चिन्ह गरुण था, उनका जो एम्बलम है वो गरुणा था, और दूसरा वैष्णव इज्म के प्रति उनका झुकाव साफ तौर पर दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो उपाधि है ये हमें गया और नालंदा के लेखों से प्राप्त होती है। अश्वमेध कर्ता दो शासक रहे, एक समुद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। विक्रमंक की उपाधि, कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि उसने धारण नहीं की थी। इतिहासकारों ने जब देखा कि उसके वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं, तो जब उसके वीणा प्लेइंग क्वाइंस हमको मिले तो हमने उसको कविराज की उपाधि दे दी। और पृथिव्याम पृथ्वीरथ, पृथ्वी का प्रथम वीर। उसके अलावा धर्म प्राचीर बंध की उपाधि, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि, और सर्व राजोच्छेता की उपाधि। ये अलग अलग उपाधियां हैं जो याद रखनी है। वो पृथिव्याम पृथ्वीरथ, पृथ्वी का प्रथम वीर, कविराज, विक्रमंक, अश्वमेध कर्ता और परम भागवत, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा। मैं अभी रिकॉल भी करा दूंगा, सारी बातें आपको याद भी हो जाएंगी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय अभियान, तो हमने आपको बताया कि देखो उसने 3-4 जगह पर अपना अधिकार जो है साथियों वो स्थापित किया था।
3-4 जगह पर उसने अपने अधिकार को स्थापित किया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू मैप्स। तो अगर आप पुराना गुप्त काल का मानचित्र देखेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, एक सेकंड, हाँ ये रहा, इस मैप के थ्रू आपको कुछ बातें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया, दक्षिण भारत के 12, कुछ सीमांत थे और कुछ जंगल के 18 राज्य थे। तो चारों राज्यों को जीत करके उनके प्रति अलग अलग नीति उसने अपनाई थी, अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट की थी। जैसे आर्यवर्त के जो 9 राज्य थे, इनके प्रति संपूर्ण विलय की नीति को अपनाया गया, कंप्लीट एनेक्सेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, जिसे कहा जाता है प्रस्भोद्धारण नीति। ठीक है, कि 9 राज्यों को जीता उत्तर भारत के और गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, कंप्लीट एनेक्सेशन, पूरी तरीके से मर्ज कर लिया, पूरी तरह से विलय कर लिया। दक्षिण के जो 12 राज्यों को जीता, उनके प्रति अलग नीति थी, जिसे कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। राज्य जीतकर वापस लौटा दिए गए, लेकिन दक्षिण के राज्यों से कहा गया कि आपको एक कर देना पड़ेगा और एक प्रकार से हमारी सत्ता को स्वीकार करना होगा, और यही समुद्रगुप्त को विशेष बनाता है। आगे जाकर के हम 2 राजाओं के बारे में और पढ़ेंगे मध्यकाल में, एक हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और एक हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि जब उसने अपना दक्षिण अभियान चलाया, इवन औरंगजेब के साथ भी ये प्रॉब्लम रही, जब उसने अपना दक्षिण अभियान चलाया तो राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति स्थापित की, डायरेक्ट कंट्रोल की पॉलिसी स्टैब्लिश की। एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप दिल्ली में बैठ करके दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण प्राप्त कर लो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं है। आज की तरह कोई ट्रेन या हवाई जहाज नहीं था कि आप एक पल में यहाँ और एक पल में वहां पहुंच जाओ। बहुत मुश्किल चीजें थी, 10-10 साल तो खाली महीनों निकल जाते थे ट्रैवलिंग करने में। तो ये उसके पतन का एक कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी ने ये नहीं किया, उसने दूसरी नीति को अडॉप्ट किया कि हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे। तो समुद्रगुप्त भी इतना समझदार था, उसने भी यही दिमाग लगाया कि डायरेक्ट कंट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है, विद्रोह होगा, हम यहीं पर उलझे रहेंगे। उससे बेहतर है कि यहाँ पे जो राजा है उन्हीं को शासन करने दिया जाए, वो बस हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लें और हमें कर दे दें। 18 ऐसे राज्य थे, आटविक राज्य, जंगल वाले राज्य, इनको भी पूरी तरीके से उसने विलय कर लिया, दास बनाने की नीति अपनाई थी। और सीमावर्ती जो राज्य थे, जिसमें बंगाल, असम और कुमायूं का क्षेत्र आता था, ये सीमावर्ती राज्य थे, ये फ्रंट स्टेट थे। इनके प्रति नीति जो उसने अपनाई, सर्व करदान, कि आपको कर देना पड़ेगा, आज्ञाकरण, हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी, आज्ञाकरण की नीति, और प्राणामागमन अर्थात व्यक्तिगत उपस्थिति की नीति, ये नीति उन्होंने अपनाई थी, ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी साथियों, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये नीतियां स्वीकार की थी। सर्व करदान, देखो ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि उत्तर के प्रति नीति क्या थी। तो उत्तर राज्यों के प्रति उसने प्रस्भोद्धारण की नीति अर्थात संपूर्ण विलय, कंप्लीट एनेक्सेशन की पॉलिसी अपनाई। दक्षिणी राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अर्थात जीत करके राज्यों को वापस लौटाने की नीति अपनाई थी। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, हम सिक्कों की बात कर लेते हैं। क्वाइन, तो गोल्ड क्वाइन तो चल ही रहे थे, ये वाला सिक्का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वो एक वीणा को बजा रहा है। यहीं से वो चीज निकल करके आई कि इसको कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त के लिए कविराज शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके अलावा भी सिक्के जारी किए, जैसे गरुण के सिक्के जारी किए, जिसमें इसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया, जिसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया, विक्टर ऑफ 100 बैटल। वीणा वादन वाले सिक्के, ये बहुत फेमस सवाल है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, वो कौन सा रूलर है जिसको उसके क्वाइन पर वीणा प्ले करते हुए डिपिक्ट किया गया है। जवाब होगा समुद्रगुप्त। अश्वमेध पराक्रम के भी सिक्के जारी किए, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध को परफॉर्म किया था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने बताया कि अशोक ने कौसाम्बी में इसे उत्कीर्ण कराया था।
समुद्रगुप्त के कवि और संधि विग्रह कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। संस्कृत भाषा, चंपू शैली और ब्राह्मी लिपि। अकबर इसे कौशाम्बी से प्रयागराज लेकर के आया था। इसमें समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर की जानकारी भी हमें मिलती है। तो अब एक बार हम रिकॉल करते हैं सारी बातों को कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सर, समुद्रगुप्त के बारे में हमने कुछ बेसिक बातों का अध्ययन किया। जैसे हमने पढ़ा कि वह गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। हमने ये भी पढ़ा कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि उसके समय सर्वाधिक विस्तार हुआ, उसके समय सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। उसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। उन उपाधियों में परम भागवत की उपाधि महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रथ्या वीर की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वमेध कर्ता की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसे कविराज भी कहा गया। तो परम भागवत की उपाधि हो, प्रथम वीर पृथ्वी की उपाधि हो, अश्वमेध कर्ता की उपाधि हो, ये उपाधियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जिस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, उसी तरह से समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। फिर हमने ये भी देखा कि समुद्रगुप्त ने 9 आर्यवर्त के राज्यों को जीता और 12 दक्षिणी राज्यों को जीता। आर्यवर्त के राज्यों को उसने पूरा विलय कर लिया, जबकि यहाँ पर राज्यों को वापस लौटा दिया। और ये पूरी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो कि उसके संधि विग्रहक हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, चंपू शैली में इसको लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है? तो आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में है। मूल रूप से ये अशोक ने इसको कौशाम्बी में बनवाया था। अकबर इसको प्रयागराज लेकर के आया था। इसमें अशोक के अलावा समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। उसने गरुण प्रकार के सिक्के भी जारी किए, जिसमें उसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि उसने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा, कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा। अब देखो साथियों, हमारी हिस्ट्री की कितनी बड़ी आयरनी है कि हमारे इतिहास में एक तरफ इतने महान महान शासक आए हैं। हमने अशोक के बारे में पढ़ा, हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, और दूसरी तरफ अभी ना मैं कुछ वीडियो देख रहा था जस्ट क्लास रिकॉर्ड करने से पहले, तो कुछ रील्स आ गई यूट्यूब पे शॉर्ट के थ्रू। उसमें एक कोई फिल्म आई है सायरा करके, तो वो फिल्म जो आई है उसको देख करके लोग थिएटर में पागल हो रहे हैं और बहुत ही अनसिविलाइज्ड टाइप की हरकतें कर रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। ये दिखा रहा है कि ना, मैं इस बात की हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, पर मुझे दुख इस बात का है कि हमारी जनरेशन इमोशनली बहुत वीक हो चुकी है। जो नई जनरेशन आ रही है वो भावनात्मक रूप से कितनी कमजोर है, उन हरकतों से पता चल रहा है। ये सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से जरूर ये निवेदन करूंगा कि देखो, हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस तरह की हरकतें करने में लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पढ़ें, क्योंकि अब देश की और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भी आप ही को उठानी है। देश को तो आपको आगे बढ़ाना ही है, लेकिन देश में इस तरह के लोग भी हैं, अब हैं तो देश के ही लोग, तो इनकी जिम्मेदारी भी आप ही को उठानी है। तो आप जरूर मेहनत कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी फिल्में देख करके मैंने ऐसा पागलपन तो नहीं देखा किसी भी चीज को लेकर के। और कई बार मैं देखता हूँ कि हम ओवर सेलिब्रेट कर देते हैं कुछ चीजों को, इनकी आवश्यकता होती नहीं है जनरली। चलिए, तो अब हम अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं, और ये भी गुप्त साम्राज्य के एक बहुत महान शासक हुए हैं। ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ गुप्त एम्पायर। जैसे समुद्रगुप्त को सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सबसे महान राजा कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत तरक्की देखने के लिए मिली। क्योंकि समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा समय युद्ध अभियानों को करने में बीता था। अब वहां व्यवस्था लाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को दिया जाता है। याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि विक्रमादित्य एक उपाधि थी,
और विक्रमादित्य को 14 लोगों ने ये उपाधि धारण की है। उसमें सबसे महान माना गया है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महान राजा रहे, बहुत महान शासक रहे। इनके शासन काल में कला साहित्य का बहुत विकास होगा, आर्ट कल्चर और लिटरेचर बहुत फ्लोरिश करेगा इनके रिजीम में। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो देखें, इनकी शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। कहा जाता है कि इनके एक भाई थे, बड़े भाई थे, जिनका नाम है रामगुप्त। तो पहले रामगुप्त राजा बने, पर रामगुप्त के बारे में कहा गया कि वो काफी ज्यादा वीक थे, वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। तो रामगुप्त को मारा, और रामगुप्त को मार करके ये गुप्त साम्राज्य के अगले राजा बने। और रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उनसे उन्होंने विवाह भी किया था। अब रामगुप्त की जो जानकारी हमें मिलती है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नाम के राजा ने शासन किया। तो रामगुप्त की जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है, जो विशाख दत्त ने लिखी है। श्रृंगार प्रकाश से मिली है, जो राजा भोज ने लिखी है। बाण भट्ट के हर्षचरित से मिलती है। राजशेखर की काव्य मीमांसा से मिलती है। और अबुल हसन के मुजमल उल तवारीख से मिलती है। क्योंकि बहुत सी किताबों ने शुरुआत में माना ही नहीं कि रामगुप्त नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी था, पर विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, उसमें भी ये जानकारी दी गई है। हर्षचरित जो कि बाण भट्ट की किताब है, उसमें भी ये जानकारी है। श्रृंगार प्रकाश जो भोज की रचना है, उसमें भी ये जानकारी है। और राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी रामगुप्त का उल्लेख किया गया है। तो ये कहानी है साथियों कि इन्होंने अपने भाई रामगुप्त को मारा और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, जिसे ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है, उनसे शादी की। इनका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी हुआ। ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे का नाम था कुमारगुप्त, जो अगला राजा बना जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। और चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा से एक पुत्री हुई, और पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। वही प्रभावती गुप्त जो हमने वाकाटक में पढ़ी थी। प्रभावती गुप्त का जो विवाह होता है वो वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से होता है। और अब कुछ समय के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मौत हो जाती है। इनके दोनों बेटे अल्प आयु के थे, तो ये खुद शासन करते हैं। और इस समय वाकाटक और गुप्त काल के बीच का स्वर्ण संबंधों का काल रहा। गोल्डन रिलेशन शेयर किए गुप्त और वाकाटक ने। हमने डिस्कस किया था कि बीच में शक हुआ करते थे, तो शकों को हराने वाला भी चंद्रगुप्त द्वितीय था। और शकों को हराने के बाद उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। तो ये कहानी आपको याद रखनी है कि रामगुप्त को मारा, उसकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया, उससे एक बेटा प्राप्त हुआ कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। एक और विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से होता है। उनसे एक पुत्री प्राप्त हुई प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन द्वितीय की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, और तब प्रभावती गुप्त ने ही वहां पर शासन संभाला था। प्रभावती गुप्त ने ही वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था। तो ये याद रखेंगे। दूसरा, बहुत सारी उपाधियां धारण की, जैसे परम भागवत की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि। सबसे प्रमुख उपाधि थी विक्रमादित्य और शकारी। शकारी की उपाधि क्योंकि शक राजा रुद्रसेन तृतीय को हराने के बाद शकारी की उपाधि दी थी। इसके अलावा देवश्री इन्हीं को कहा गया है, देवगुप्त भी इन्हीं को कहा गया है, और देवराज भी इन्हीं को कहा गया है। तो ये जो नाम है देवश्री, देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य, शकारी, परम भागवत और राजाधिराज श्री, ये सारी उपाधियां जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए इस्तेमाल की गई हैं। एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो है विक्रमादित्य, शकारी, विक्रमादित्य, शकारी और देवश्री। विक्रमादित्य, शकारी और देवश्री, इन उपाधियों का प्रयोग किस राजा के लिए किया गया है? तो इनका प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए किया गया है। ये टाइटल चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।
एक और बात साथियों आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्नों का मतलब है 9 महान विद्वान रहते थे। 9 ग्रेट स्कॉलर्स वर देयर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में देयर वर 9 ग्रेट स्कॉलर्स, 9 महान विद्वान थे, जिसमें धन्वंतरी, महान चिकित्सक, शपणक, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, महाकवि कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि कात्यायन और वेताल भट्ट। ये 9 महान विभूतियां चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थीं, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कहा गया। अब ये क्या थे, क्या करते थे, आइए ये समझते हैं। महाकवि कालिदास, किसी को भी इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हमने शुरुआती दौर में भी जब हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे तो वहां भी ये डिस्कस किया था। तो इन्होंने 3 नाटक लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम और मालविकाग्नि मित्रम। 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य लिखे, मेघदूत और ऋतु संहार। मेघदूत और ऋतु संहार। धन्वंतरी ये चिकित्सा से जुड़े हुए थे। शपणक ये ज्योतिष अर्थात एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए थे। अमर सिंह ये कोशकार थे, ये लेक्सिकोग्राफर थे साथियों। लेक्सिकोग्राफर का मतलब है ये शब्दकोश बनाते थे। कोशकार का मतलब है शब्दकोश का निर्माण करने वाला। तो ये लेक्सिकोग्राफर थे संस्कृत के। इन्होंने संस्कृत का शब्दकोश भी बनाया था, ये पूछा गया था, याद रखेंगे। शंकु ये भी ज्योतिष और विद्वान थे। वेताल भट्ट ये जादूगर थे, संस्कृत विद्वान थे और साहित्यकार थे। ऐसा माना जाता है कि नीति प्रदीप और बेताल पंचविंशतिका ये किताब इन्होंने लिखी है। नीति प्रदीप और वेताल पंचविंशतिका। ठीक। घट करपर ये भी विद्वान और कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट थे। इन्होंने घट करपर काव्य लिखा है। वराहमिहिर ये महान खगोल शास्त्री थे साथियों, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने 3 किताबें लिखी, बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है साथियों। पंच सिद्धांतिका इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। और वररुचि कात्यायन, इन्होंने, ये व्याकरण के विद्वान थे, इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर वर्तिकाकारी की है, कमेंट्री की है पाणिनि के सूत्रों पर। तो ये 9 के 9 नाम आपको याद होने चाहिए, ये बेहद जरूरी है। चलिए एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ ही आप रिकॉल कीजिएगा। सबसे पहला नाम इसमें आता है महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास की किताबों को भी याद करते हैं। सर उन्होंने 3 नाटक लिखे, कौन कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम और मालविकाग्नि मित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम और मालविकाग्नि मित्रम। 2 उनके महाकाव्य थे, 2 एपिक थे, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य थे, मेघदूतम और ऋतु संहार। मेघदूतम और ऋतु संहार। तो 3, 2, 5, 2, 7, ये 7 किताबों के नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सर? एक नाम याद रखना है, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये दोनों महाकाव्य हैं, दोनों ही एपिक हैं। दूसरा नाम आपको याद रखना है साथियों, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये खंड काव्य है। फिर याद रखना है मालविकाग्नि मित्रम, फिर अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम शौर्यम, ये तीनों उनके महान नाटक हैं। ठीक। फिर दूसरा नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अमर सिंह। अमर सिंह ने संस्कृत का एक शब्दकोश तैयार किया था, वो लेक्सिकोग्राफर थे। तीसरा महत्वपूर्ण नाम है आचार्य धन्वंतरी, जो चिकित्सा से जुड़े हुए थे, मेडिसिन से जुड़े हुए थे। चौथा बड़ा नाम है आचार्य वराहमिहिर, जो कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसी किताबें लिखी। बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसी किताबें लिखी। और एक और नाम जो इसमें निकल करके आता है साथियों, वो नाम है वररुचि कात्यायन का, जिन्होंने आचार्य पाणिनि के सूत्रों पर वर्तिकाकारी की। तो ये आपको याद रखने, बाकी ठीक है, द शपणक हैं, शंकु हैं, वेताल भट्ट हैं, घटकरपर है, ये
नहीं भी याद रखेंगे तो, जैसे वेताल भट्ट की जो किताब है वो नीति प्रदीप, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, पर ये बहुत जरूरी है। प्रश्न आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, एक तरफ वो किताबें लिख सकता है, दूसरी तरफ कवियों के नाम। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं था, which of the following was not the part of नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। इस तरह के सवाल आपसे किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने शक राजा को हरा दिया। शक राजा को हराने के बाद एक तो शकारी इनको कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया, इसी समय पर उज्जैन भी इनके पास आ गया। तो इन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था। पाटलिपुत्र तो ऑलरेडी राजधानी था, पाटलिपुत्र ऑलरेडी एक केंद्र था, लेकिन फिर उन्होंने उज्जैनी को एक शिक्षा साहित्य के केंद्र और दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया। ही डेवलप्ड उज्जैनी एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये याद रखिएगा, मैंने एक ही टेबल में सारी चीजें कर दी हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, अब हम अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने आपसे कहा कि इन्होंने पाटलिपुत्र और उज्जैनी को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था। शकों को हराने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता था। ये व्याघ्र शैली में जारी किए गए थे साथियों। चंद्र विक्रम मुद्रा भी इन्होंने जारी की, जिसमें भगवान विष्णु को अंकित किया गया साथियों। शूद्रक नाम के एक महाकवि हुए, उन्होंने मृच्छ कटिकम नाम का एक नाटक लिखा जो आपके सामने है। इसमें एक गुण संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी बताई गई है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, महाकवि शूद्रक का मृच्छ कटिकम, ये याद रखिएगा साथियों। तो इसमें ये कहानी बताई गई है, एक ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी बताई गई है। ठीक है, एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे तो उसी समय चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाहियान ने अपनी जो पूरा का पूरा एक ट्रैवलॉग बनाया है, ट्रैवल रिकॉर्ड बनाया है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो मालवा के क्षेत्र के बारे में लिखता है और लिखता है कि यहाँ के पूरे लोग बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा संपन्न थे। उस सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। पर यहां से एक प्रश्न हमेशा बनता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, चाइनीज ट्रैवलर था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वो चंद्रगुप्त सेकंड की रिजीम में इंडिया विजिट किया था। ठीक है, मेहरौली का एक लौह स्तंभ है और मेहरौली के लौह स्तंभ को, जो कुतुब मीनार वाले इलाके में है साथियों, ये लौह स्तंभ है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। और जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, यह इसलिए प्रसिद्ध है कि लगभग 1600 साल इसको हो चुके हैं, अब तक इसमें जंग नहीं लगी है, अब तक इसमें रस्टिंग नहीं आई है। इस पर गरुण स्तंभ भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें विष्णु पद लेख लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, और इसमें चंद्र की उपाधि दी गई है और चंद्र का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही लगाया गया है। ठीक, चलो तो ये बातें याद रखेंगे। तो अब एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो नाम क्या था? नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। हमने ये देखा कि ये महान राजा हुआ, ये महान शासक हुआ। इन्होंने एक उपाधि भी ली और उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के अलावा इन्हें देवश्री के नाम से भी जाना गया और इन्हें शकारी के नाम से भी जाना गया। ये शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि शक विजय के उपरांत इन्होंने धारण की थी। शकों को हरा दिया था, शकों को हराने के बाद ये उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के भी चलाए जिन्हें रूपक कहा जाता था साथियों। ये व्याघ्र शैली में चलाए गए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें रूपक कहा जाता था और ये व्याघ्र शैली में चलाए गए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक, हमने एक और बार डिस्कस की चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में
कि इनका जो भाई था, भाई का नाम था रामगुप्त, तो रामगुप्त को मार डाला। और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, उनसे इसने विवाह कर लिया। और फिर एक बेटा हुआ और बेटे का नाम है कुमारगुप्त, जिसकी ये फोटो यहाँ बनी हुई है, बेटे का नाम है कुमारगुप्त। एक और शादी जो हुई इनकी वो नाग देवी से हुई, नागवंश की देवी से, और वहां से एक बेटी इनको प्राप्त होती है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जिनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, जो कि वाकाटक राजा थे। ये भी हमने डिस्कस किया। हम आगे बढ़े, हमने ये देखा कि इनका दरबार 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। 9 रत्नों में महाकवि कालिदास, वररुचि कात्यायन, वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटकरपर, उसके अलावा वेताल भट्ट, ये सब इनके 9 रत्नों में शामिल थे, नवरत्नों का हिस्सा थे। महाकवि कालिदास ने कई किताबों की रचना की, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऐसी कई किताबें लिखी। वराह मिहिर ने, जो कि एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर हुए, उन्होंने किताबें लिखी, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, ये उनकी प्रमुख किताबें थी साथियों। वररुचि कात्यायन व्याकरण के महान वर्तिकाकार हुए, जिन्होंने पाणिनि की अष्ट अध्यायी पर वर्तिकाकारी की। वेताल भट्ट ने नीति प्रदीप नाम की एक किताब लिखी। जो अमर सिंह थे, उन्होंने अमरकोश बनाया, जो कि संस्कृत के एक कोशाकार रहे, लेक्सिकोग्राफर रहे। तो ये सारी बातें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसमें अलावा हमें मेहरौली स्तंभ की भी जानकारी मिलती है, जिसमें अब तक जंग नहीं लगी है, फिलहाल ये दिल्ली में है। हमने ये भी देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान का भारत आक्रमण हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि भारत के लोग बड़े सुखी हैं, बड़े संपन्न हैं। तो ये सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ी, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उम्मीद है साथियों कि सारे पॉइंट बड़े अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो रहे होंगे, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ से प्रश्न बहुत बनेंगे, तो ध्यान से इन चीजों को समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चले, तो ये हो गए। अब अगले राजा हैं, 2 प्रमुख राजा और बचे हैं, एक कुमारगुप्त और एक राजा बचे हैं स्कंदगुप्त। बस इसके बाद हमारे शासक कंप्लीट हो जाएंगे, उनके अचीवमेंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे वही समाज, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे साथियों। तो अगले राजा हैं कुमारगुप्त, जिनको उपाधि दी गई थी महेंद्रादित्य की। और हेन सांग जब भारत आता है तो वो भी कुमारगुप्त के बारे में कुछ लिखता है, और हेन सांग ने कुमारदित्य को शक्रादित्य की उपाधि दी है बाद में, इस समय नहीं, बहुत बाद में आता है वो, तो वो शक्रादित्य की उपाधि देता है। तो इन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता है, इन्हें महेंद्रगुप्त भी कहा जाता है, जो इनकी उपाधि थी। कुमारगुप्त का सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है वो नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बड़े स्तर पर स्थापित करने का। नालंदा विहार पहले से था, लेकिन उसको बड़े रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो कुमारगुप्त को दिया जाता है साथियों। तो देखें, सबसे अधिक शासनकाल रहा है, सभी गुप्त शासकों में सबसे अधिक शासनकाल कुमारगुप्त का रहा है। ये चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी के पुत्र थे। ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त एंड ध्रुव देवी। उपाधियां, महेंद्रादित्य की उपाधि, श्री महेंद्र की उपाधि, शक्रादित्य की उपाधि, जो बाद में आने वाले समय में हेनसांग ने दी थी, परम भागवत की उपाधि। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में स्थित है, जिसे महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आने वाले समय में एक बख्तियार खिलजी नाम का बहुत ही मूर्ख किस्म का शासक आएगा, बहुत ही मूर्ख किस्म का सैनिक आएगा। मूर्ख इसलिए क्योंकि उसने काम बहुत मूर्खतापूर्ण किए थे। बख्तियार खिलजी ने भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों को जला दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को जला दिया, ठीक है यार, ज्ञान था, तुम यहाँ शासन करने वाले थे, उस ज्ञान का तुम भी प्रयोग कर सकते थे, पर क्या कर सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धे। तो उसने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को जलाया, और बख्तियार खिलजी ही वो
दुष्ट प्रकार का व्यक्ति था जिसने नालंदा महाविहार को भी जला दिया था साथियों। ठीक है, ये सबसे मतलब बुरी हरकत होती है, ज्ञान को खत्म नहीं करना चाहिए। नॉलेज आप सोच के देखो कितना कितना ज्ञान था उन चीजों में। कहा जाता है कि कई दिनों तक पुस्तकालय जलता रहा नालंदा का, इतनी किताबें वहां पर थी साथियों, इतना ज्ञान वहां लोगों ने संजो करके रखा होगा। तो फिलहाल ये नालंदा विहार में स्थित है और इसे महायान बुद्धिज्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बुद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था साथियों। कुछ और बातें याद रखना कि इसके समय 18 अभिलेख और 14 प्रकार के सिक्के जारी किए गए, जिसमें से एक अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख जो एटा उत्तर प्रदेश में है। बिलसड़ अभिलेख गुप्त काल की जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। एक सवाल पूछा गया कि बिलसड़ अभिलेख कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश एटा में है। एक्चुअली जो बिलसड़ इंस्क्रिप्शन है, यहीं से हमें गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है, हमें गुप्त की जीनोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिलती है और तिथियां। तो बिलसड़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है साथियों वत्स भद्री के द्वारा लिखा गया, वत्स भद्री के द्वारा लिखा गया मंदसौर या दशपुर प्रशस्ति। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से जाना जाता था और वहां से हमें एक लेख मिला है जिसे मंदसौर प्रशस्ति या दशपुर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, और वत्स भद्री नाम के व्यक्ति ने इसको लिखा था। और इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसमें कुमार गुप्त को संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला कहा गया है। मालवा के राजा यशोधर्मन के बारे में लिखा है कि कैसे इसने हूण राजा मिहिरकुल को हराया। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इससे हमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का भी पता चलता है और सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ इसी समय, सूर्य मंदिर की जानकारी। और यहीं पर साथियों हमें विश्व का पहला विज्ञापन भी देखने मिलता है जो कि एक कपड़ा व्यापारी ने लिखवाया था। तो वर्ल्ड के पहली एडवर्टाइजमेंट हमें यही देखने मिलती है, विज्ञापन हमें यही देखने के लिए मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया कि विश्व का पहला विज्ञापन किसमें दर्शाया गया, तो वो दशपुर अभिलेख में दर्शाया गया। किसमें? दशपुर अभिलेख में या दशपुर प्रशस्ति में दर्शाया गया। सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख, राजा यशोवर्मन और हूण राजा मिहिरकुल के युद्ध का उल्लेख, कुमार गुप्त का उल्लेख। श्रेणी के बारे में हमने पहले पढ़ा है, याद कीजिए हमने पढ़ा है श्रेणी के बारे में कि व्यापारियों के समूह होते थे, व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था। जैसे नाई हैं तो उनका एक समूह है, जो सुनार हैं तो उनका एक समूह है, लोहार हैं उनका एक समूह है, और जो श्रेणी का प्रधान होता था उसे श्रेष्ठिक कहा जाता था। और ज्येष्ठक सभी श्रेणियों का नगर प्रधान होता था। तो श्रेष्ठिक हर एक श्रेणी का प्रधान है, ज्येष्ठक सभी श्रेणियों का प्रधान है, वो और ऊपर होता था। तो दशपुर प्रशस्ति में हमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का पता लगता है कि जो रेशम बनाने वाले थे, जो रेशम के बुनकर थे, वीवर थे, सिल्क के जो वीवर थे, उनकी एक श्रेणी, उनके एक गिल्ड की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। तो ये सारी बातें याद रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, गरुड़ के स्थान पर उन्होंने मयूर के सिक्के भी चलाए थे। तो हमें कुमार गुप्त के बारे में क्या क्या याद रखना है? नंबर 1 कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बौद्ध के नालंदा में स्थित है। अगली चीज हमें याद रखनी है कि बिलसड़ अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के एटा से हमें मिला है, वहां से हमें तिथियों की जानकारी मिलती है। दशपुर या मंदसौर प्रशस्ति से हमें विश्व का पहला विज्ञापन मिलता है। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी की जानकारी मिलती है। सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त और मालवा के शासक यशोवर्मन की जानकारी भी हमें उसी से मिलती है। ठीक है, चले तो अब हम अंतिम महान राजा के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के अंतिम महान राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ये अंतिम महान राजा होगा और स्कंदगुप्त से एक ही सवाल बनता है। वो सवाल ये है कि जब स्कंदगुप्त यहाँ का राजा था तो उसी समय भारत पर हूण जाति का पहला आक्रमण होता है। इंडिया पर जो हून्स हैं उनका पहला अटैक होता है ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्त के समय ही हूण जाति का भारत पर हमें पहला आक्रमण देखने को मिलता है साथियों।
यहीं से एक प्रश्न बनता है। तो गुप्त वंश का ये अंतिम महान शासक था, हालांकि स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। राजधानी अयोध्या को बनाया, कैपिटल अयोध्या बनाई। उपाधि क्रमादित्य, गोल्ड कॉइन भी इशू करवाया। श्री स्कंद गुप्त, सिक्कों पर धनुष, बाण, लक्ष्मी और गरुण ध्वज। परम भागवत की उपाधि। भारत पर पहला हूण आक्रमण, ये याद रखिएगा, यहीं से सवाल बनता है, हुआ। और इसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। उत्तर प्रदेश से हमें एक भीतरी अभिलेख मिला है, उससे भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण को मलेच्छ भी कहा गया और स्कंदगुप्त ने हूण को हरा दिया था साथियों। स्कंदगुप्त जो है वो उसने हूण को हरा दिया था। तो एक सवाल जो यहां से बनेगा वो यही है कि भारत पर हूण आक्रमण पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त राजा स्कंदगुप्त के समय भारत पर पहला हूण आक्रमण हुआ था, हालांकि स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया था। दूसरा, भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये जानकारी हमें साथियों प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश के भीतरी अभिलेख से। जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है वहां से ये जानकारी मिलती है। एक और जानकारी थोड़ा सा मैं आपको यहां देना चाहूंगा कि आपको याद है हमने एक अभिलेख के बारे में पढ़ा था, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन से संबंधित था। याद है आप लोगों को? संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कहा गया जूनागढ़ अभिलेख, जो हमें गुजरात से मिला है। तो जूनागढ़ अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में हमें रुद्रदामन का नाम भी मिलता है और जूनागढ़ अभिलेख में हमें स्कंदगुप्त का नाम भी मिलता है। और ये तीनों जुड़े हुए हैं यहां पर स्थित एक झील, सुदर्शन झील से। जो सुदर्शन लेक है उससे ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या कहानी है जरा समझिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख में लिखते हैं कि लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त को चुना है। हूण आक्रमण खुशन वेज का उल्लेख मिलता है। समय गणना के साक्ष्य मिलते हैं, टाइम कैलकुलेशन का एविडेंस मिलता है और सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील को मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाया था। अशोक के गवर्नर यवनराज तुसाश्य, रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख और स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त, इन तीनों ने इसको सुधरवाया था। तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख भी मिल रहा है, हमें अशोक का उल्लेख भी मिल रहा है, रुद्रदामन का उल्लेख भी मिल रहा है और साथ ही साथ हमें स्कंदगुप्त का उल्लेख भी मिल रहा है। तो एक सवाल भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में नहीं मिलता? और ये सारे जुड़े हुए हैं सुदर्शन झील से। अशोक के गवर्नर था यवनराज तुसाश्य, उन्होंने रिपेयर करवाया। रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने रिपेयर करवाया। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के बेटे चक्रपालित ने जो सुदर्शन झील है उसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है। आखिर में स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे राजा आते हैं। आखिरी राजा आपको याद रखना है कि वो विष्णुगुप्त थे और पुरुगुप्त वो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक राजा और हुए भानुगुप्त। भानुगुप्त को महाराजा की उपाधि नहीं दी गई, भानुगुप्त को राजा की उपाधि दी गई। भानुगुप्त का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है मध्य प्रदेश के सागर में स्थित एरण से। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एरण इन दी सागर ऑफ मध्य प्रदेश। वहां से हमें राजा भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, राजा भानुगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है और उसमें पहली बार हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती का यह भारत में पहला साक्ष्य था। माना गया कि एक गोपराज नाम का सामंत था भानुगुप्त का, तो गोपराज की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चिता में कूद करके जान दे देती है। तो भारत में सती का जो पहला उल्लेख मिला है, इंडिया में सती का जो हमें पहला मेंशन मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है और एरण अभिलेख गुप्त राजा भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में हमें सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो गुप्त राजा भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जहां उसके सामंत गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से साथियों हमने आज के सेशन में
प्रमुख गुप्त शासकों की बात कर ली, इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम प्रशासन के बारे में और समाज के बारे में समझेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।